हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। क्या आपको पता है सन 1665 में जब विश्व में प्लेग फैला हुआ था तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी उस दौरान बंद थी। तो सारे टीचर्स स्टूडेंट्स जहाँ वैकेशन मनाने में लगे हुए थे, वहीं आइजैक न्यूटन नामक एक साइंटिस्ट खाली न बैठ के किसी डिस्कवरी में लगा हुआ था। तो सर आइजैक न्यूटन ने इस दौरान सन 1665 में कई सारी डिस्कवरीज की थी। ईयर 1665 को न्यूटन्स मिरेक्युलस ईयर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इस ईयर मैथ्स की एक नई ब्रांच कैलकुलस की खोज की थी। इसके अलावा उन्होंने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी इसी वर्ष दिया था। इसके अलावा जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हैं वो भी उन्होंने इसी दौरान डिस्कवर किए थे, और साथ ही आप जानते हैं कि उन्होंने ग्रेविटी को भी डिस्कवर किया था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस के बारे में। तो आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं, जिसमें है आपका एट फर्स्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? देखिए, इसका स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless it is acted upon by some net unbalanced external force to change the state। ठीक है, यानी कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, और यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल लगाकर उसकी उस स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। अब इस फोर्स का एक दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम। इसके अलावा इसे गैलीलियो का नियम यानी गैलीलियोज लॉ भी कहा जाता है। अब देखिए, इसमें एक वर्ड आ रहा है जड़त्व, यानी कि इनर्शिया। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जड़त्व किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज इनर्शिया एंड इट्स टाइप्स। तो पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया एंड डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो देखिए, जड़त्व यानी कि इनर्शिया, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? जड़त्व होता है अवस्था परिवर्तन के प्रति विरोध। ठीक है, यानी टू रेजिस्ट एनी चेंज। देखिए, अभी जो हम चीज हमने कही थी कि वस्तु अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, और चल रही है तो चलती रहेगी, और एक किसी डायरेक्शन में जा रही है तो उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम जड़त्व। ठीक है, तो यानी टू रेजिस्ट एनी चेंज इज डिफाइंड एज इनर्शिया। अब ये जो जड़त्व है ये कितने प्रकार का होता है? देखिए, टाइप्स ऑफ इनर्शिया होता है आपका 3 टाइप का। ठीक है, तो जड़त्व 3 तरह का होता है। एक होता है विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व, और तीसरा होता है दिशीय जड़त्व। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं विराम का जड़त्व, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो जैसे आपका एक ऑब्जेक्ट ले लें, कोई बॉल है, वो आपकी ज़मीन पर पड़ी हुई है तो वो वैसी ही रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स लगा के उसको चलाने की कोशिश न करें। ठीक है, तो दिस इज डिफाइंड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जड़त्व जो है वो कहलाता है गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, अगर कोई वस्तु चलती जा रही है, ठीक है, तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे रोके ना। ठीक है, सपोज उसी बॉल पर आपने किक मारी तो वो आगे चलने लग जाएगी। ठीक है, और वो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के वो रोक न दी जाए। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं थर्ड इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किसे कहेंगे? अगर ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी वस्तु एक डेफिनेट डायरेक्शन में जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक कि उसके पर कोई फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को हम चेंज न कर दें। चलिए, अब देख लेते हैं गति के प्रथम नियम के उदाहरण। तो न्यूटन ने जो ये आपका फर्स्ट लॉ दिया था मोशन का, उसके एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल
पानी से भरे गिलास के ऊपर यदि आप एक कार्डबोर्ड के टुकड़े पर एक सिक्का रख दें और गत्ते को आप अचानक यानी कि जो कार्डबोर्ड है उसको अचानक से धक्का दें, तो क्या होगा? जो सिक्का यानी कि कॉइन है वो आपका पानी में गिर जाएगा। करके देखते हैं इसे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पानी से भरे हुए गिलास के ऊपर एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा रख दिया है, ठीक है। उसके ऊपर मैं रख देती हूँ एक सिक्का, ठीक है। और एक कार्डबोर्ड को अब मैं अचानक से धक्का दूंगी, तो देखिए क्या हुआ? सिक्का पानी में गिर गया है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? अब इस पर बात करते हैं। दरअसल जिस समय हमने कार्डबोर्ड के टुकड़े को अचानक से धक्का दिया, उस समय कार्डबोर्ड का टुकड़ा तो गति की अवस्था में आ गया, परंतु सिक्का अपनी ही विरामावस्था में बना रहा, ठीक है। तो सिक्के की अवस्था परिवर्तन में विरोध की इस टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। ठीक, चलिए दूसरे एग्जाम्पल पर बात करते हैं। रुकी हुई बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। आपने देखा होगा, अगर आप किसी बस में जा रहे हैं तो बस अचानक से रुकती है तो क्या होता है? या फिर यहाँ पर अभी बात कर रहे थे हम कि बस अचानक से चलती है तो क्या होता है? बस जब अचानक से चलती है तो आपने देखा होगा आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो नीचे का शरीर है वो तो गाड़ी के साथ कांटेक्ट में है, और जैसे ही बस चलती है तो वो नीचे का आपका पोर्शन गाड़ी के साथ मोशन की स्टेट में आ जाता है, लेकिन आपका जो ऊपरी शरीर होता है वो मोशन की स्टेट में नहीं आ पाता है, ठीक है। तो उसमें आपके शरीर में ये टेंडेंसी होती है कि वो उसी कंडीशन में बना रहे, तो इसलिए आपको पीछे की ओर को धक्का लगता है। और इसी प्रकार से अगर आपकी बस जो है वो अचानक से रुक जाए तो क्या होता है? आपने देखा होगा आपको आगे की तरफ को धक्का लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बस के रुकने पर आपके पैर तो बस के साथ विराम अवस्था में आ जाते हैं, रेस्ट की स्टेट में आ जाते हैं, लेकिन आपका जो ऊपरी शरीर है वो बस की ही दिशा में आगे की चलने की ओर को कोशिश करता है, ठीक है। तो आपका ऊपरी भाग जो है अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। तो आशा है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है और जड़त्व यानी इनर्शिया किसे कहते हैं, एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया। चलिए अब बात कर लेते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ की, यानी न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। ये क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of a body is directly proportional to the external force applied on the body, and this change takes place always in the direction of the force applied. या फिर in other words आप कैसे डिफाइन करते हैं? The net force on a body is equal to the product of mass of the body and acceleration of the body. यानी सिंपल से शब्दों में कहना चाहें तो किसी वस्तु पर आरोपित बल अप्लाइड जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? उस ऑब्जेक्ट के मास और उस ऑब्जेक्ट में फोर्स की डायरेक्शन में प्रोड्यूस्ड एक्सीलरेशन यानी त्वरण के गुणनफल के बराबर, ठीक है। तो F बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, F इक्वल्स मास इंटू एक्सीलरेशन। अब देखिए, पहले जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था उसे मैं पहले क्लियर करती हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे फोर्स से रिलेटेड है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई बाह्य बल आपने आरोपित किया है, किसी ऑब्जेक्ट पर आपने कोई फोर्स लगाया है, तो क्या होगा? उसके लीनियर मोमेंटम यानी कि रेखीय संवेग में क्या होगा? एक चेंज आएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है किसके बराबर होता है? एक्सटर्नल फोर्स के, ठीक है। अब देखिए, संवेग परिवर्तन की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वस्तु पर आरोपित बाह्य बल। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाती हूँ यहाँ पर। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे
तो देखिए पहले मैंने लिख लिया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। dp अपॉन dt कहने का क्या मतलब है, अगर p वस्तु का रेखीय संवेग है तो d बाई dt ऑफ p मतलब क्या हो गया आपका, संवेग में समय के साथ परिवर्तन, यानी संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, तो F बराबर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा स्मॉल k, dp अपॉन dt। तो dp अपॉन dt जो है ये क्या है आपका, संवेग परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और F क्या है यहाँ पर, फोर्स है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया है तो वो किसके बराबर होगा, वो उस ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम में आए चेंज के इक्वल होगा। टाइम के साथ लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसके इक्वल होगा आपका फोर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है k, इसकी वैल्यू होती है 1। अगर हम सारी जो आपकी यूनिट्स का सिलेक्शन है वो इस तरह से कर रहे हैं कि k 1 आ जाए तो उस केस में हम k को 1 रखते हैं। ठीक है, तो F इक्वल्स 1 इंटू dp अपॉन dt। ठीक है, मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रही हूँ। आपका F यानी फोर्स जो है वो आपकी है वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि, तो इसके ऊपर एरो का साइन लगा देते हैं, आपको पता होगा, इक्वल्स dp अपॉन dt यानी d बाई dt ऑफ p। तो p भी क्या है, p क्या है आपका रेखीय संवेग। रेखीय संवेग भी आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर भी हम एरो लगा देंगे। अब देखिए आपने आज तक पढ़ा होगा कि फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सीलरेशन। चलिए उस फॉर्मूले को मैं इस F इक्वल्स dp अपॉन dt से ऑब्टेन करती हूँ। ठीक है, तो देखिए F इक्वल्स dp अपॉन dt था, तो पहले आप को ये पता होगा कि ये जो P होता है रेखीय संवेग, रेखीय संवेग P किसके बराबर होता है, यानी लीनियर मोमेंटम P जो है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये है आपका लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम P इक्वल्स होता है mv। m है मास ऑब्जेक्ट का और v है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू पुट अप कर देती हूँ यहाँ पर मेरी इक्वेशन 1 में। तो देखिए F इक्वल्स, मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रही हूँ, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिख दे रही हूँ। तो इसको लिखेंगे d बाई dt ऑफ p के प्लेस पर मैं रख दे रही हूँ mv। ठीक है, अब देखिए m यानी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो तो कांस्टेंट होगा, वो हर कंडीशन में सेम बना रहेगा। ठीक है, तो मास कांस्टेंट है तो मास को मैं आगे लिख सकती हूँ, लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन करते समय जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो आगे आ जाती है। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, dv बाई dt। ठीक है, तो m इंटू dv बाई dt। अब dv बाई dt का मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब होगा d बाई dt ऑफ v। d बाई dt मतलब होता है किसी का रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो यहाँ d बाई dt ऑफ v का मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेग परिवर्तन की दर। और आप सभी को पता है वेग परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो m और dv बाई dt की जगह पर हम क्या लिख देंगे, स्मॉल a यानी कि एक्सीलरेशन। यहाँ पर ब्रैकेट में मैं रीजन दे दे रही हूँ बिकॉज dv बाई dt इक्वल्स होता है आपका a एक्सीलरेशन। तो देखा आपने यहाँ पर हमें क्या मिल गया, F इक्वल्स dp अपॉन dt जो चीज थी उससे हमें क्या मिल गया, F इक्वल्स मास इनटू एक्सीलरेशन, जो आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो यही है न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अच्छा, अब एक चीज है यहाँ पर देखिए, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि संवेग परिवर्तन की दर बराबर डॉट डॉट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बराबर क्या होगा, तो आप वहां पर क्या लिखेंगे, फोर्स यानी कि बल। तो चलिए इसके एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो देखिए मैं इस फॉर्मूले को ही ले रही हूं, F इक्वल्स dp अपॉन dt। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से जो है एक एग्जाम्पल हम न्यूटन सेकेंड लॉ का डिस्कस करते हैं। आपने क्रिकेट के खेल में देखा होगा कि जब फील्डर बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथों को पीछे की ओर को खींच लेता है। ठीक है, तो पीछे की ओर खींचता है और गेंद को पीछे की हाथ को पीछे करते हुए गेंद को कैच करता है। ऐसा करने से क्या होता है,
वो डायरेक्ट उस बॉल को कैच क्यों नहीं करता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर वो डायरेक्ट कैच करेगा तो उसके हाथ पर चोट ज्यादा लग सकती है। अगर वो हाथ को पीछे की ओर ड्रैग करते हुए लाएगा और तब बॉल को कैच करेगा तो ऐसा करने से क्या होगा? देखिए, मास तो वो उस गेंद का चेंज नहीं कर सकता, उस बॉल का चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन वो उस बॉल के एक्सिलरेशन को चेंज कर सकता है। कैसे? एक्सिलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मान लिया जाए पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी v1, गेंद की वेलोसिटी थी v1, बाद में हो जाती है v2। तो अगर वो इस बॉल की वेलोसिटी v1 से v2 होने तक लगने वाले टाइम को बढ़ा दे, ठीक है, तो टाइम बढ़ने से क्या हो जाएगा? आपका एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और एक्सिलरेशन अगर कम हो जाएगा तो आपका ये फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और हाथ में चोट कम लगेगी। दूसरा एक चीज यहाँ पर एक और एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फॉर्मूले से ही। देखिए, अभी यहाँ पर ये जो चीज है डीपी, इस फॉर्मूले से ही अगर मैं देखूं तो डीपी बराबर क्या आ जाएगा? एफ इंटू डी टी। ठीक है, और इस एफ इंटू डी टी को हम कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स यानी कि आवेग। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए कहीं पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसको कहते हैं इम्पल्स। दूसरे शब्दों में इसे चेंज इन मोमेंटम यानी कि संवेग में परिवर्तन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, उसी एग्जाम्पल को देखिए, जब फील्डर जो है गेंद को कैच करने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो गेंद को हाथ तक पहुंचने में लगे हुए टाइम को क्या कर रहा है? बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और ये टाइम अगर आप बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो एरो का साइन ऊपर की ओर लगाते हैं, टाइम बढ़ा रहा है तो टाइम बढ़ रहा है तो यहाँ पर देखेंगे डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहा है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की तरफ। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, इसका स्टेटमेंट मैं पढ़ रही हूं। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट इज द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ये लॉ आपने कई बार पढ़ा होगा। ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस पहले ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, तो देखिए, मान लिया जाए एक ऑब्जेक्ट है आपका A और दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका B। अब मान लिया जाए ये B ऑब्जेक्ट इस A ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है। ये B नाम की वस्तु A नाम की वस्तु के ऊपर एक फोर्स लगाती है। इस फोर्स को मैं नाम दे देती हूं FAB। B वस्तु के द्वारा A पर लगने वाला बल FAB। ठीक है, और अगर ये इस पर FAB अमाउंट का फोर्स लगा रही है तो मान लिया जाए A के द्वारा इस B पर भी फोर्स लगता है। मान लिया जाए उस फोर्स को नाम दे देते हैं FBA। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि ये जो FAB है ये FBA के इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहूं तो FAB के ऊपर मैंने लगा लिया है वेक्टर का साइन, क्योंकि फोर्स आपकी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बराबर होगा किसके? FBA के। दोनों इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है एक दूसरे के। देखिए, B A पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो A इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम यहाँ पर साइन लगा देते हैं माइनस। ठीक है, तो वेक्टर FAB इक्वल्स माइनस ऑफ वेक्टर FBA। ठीक है, तो इस लॉ को किस और नाम से भी जाना जाता है? इस लॉ को आप नाम देते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जितनी एक डायरेक्शन में क्रिया हुई उतने ही अमाउंट की प्रतिक्रिया अपोजिट डायरेक्शन में हुई। एग्जांपल्स देख लेते हैं।
पहला एग्जाम्पल है रिबाउंडिंग ऑफ अ रबर बॉल। अगर आपके पास एक रबर की बॉल है, उसे आप दीवार पर टकराते हैं तो क्या होता है? रबर की बॉल वापस उसी डायरेक्शन में आती है। ऐसा क्यों होता है? रबर की बॉल दीवार पर जितना फोर्स अप्लाई करती है, दरअसल उतने ही अमाउंट का इक्वल फोर्स दीवार भी आपकी उस रबर की बॉल पर आरोपित करती है, इम्पोज करती है। तो यहाँ पर आपने देखा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लगा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स लगा, इसलिए आपकी रबर की बॉल वापस आ जाती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक तैराक पानी में तैरते समय अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है। आपने देखा होगा, तैराक जब पानी में तैरता है तो अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है और बदले में पानी भी तैराक को आगे की ओर धकेलता है। ठीक है, तो जितना स्विमर आपका पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, पानी उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतने ही फोर्स से पुश करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आपने देखा दोनों ही केसेस में आपके जितना फोर्स आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा था, उतने ही अमाउंट का इक्वल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में भी अप्लाई हुआ। तो आशा है आपको न्यूटन्स के ये तीनों लॉ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार कलेक्टिवली इनको शॉर्ट में देखते हैं। तो देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है? ये डिफाइन करता है फोर्स को। ये हमें बल की परिभाषा बताता है, यानी कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है, एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट ऑफ स्टेट या मोशन की स्टेट में चेंज ला सकता है, किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने में सक्षम है। ठीक है, और न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बताता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ दरअसल फोर्स को मेजर करना बताता है, यानी कि बल का परिमाण कितना होगा हमें ये बताने की कोशिश करता है। इनटू एक्सेलरेशन, या फिर F इक्वल्स dp/dt बताता है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ दरअसल हमें ये बताता है कि फोर्स को मेजर कैसे करना है। और न्यूटन का जो तीसरा नियम है, थर्ड लॉ है, वो क्या बताता है हमें? इन दिस थर्ड लॉ गिव्स अस द नेचर ऑफ फोर्स। ये हमें फोर्स के नेचर को बताता है, यानी कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है तो जरूर वहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको इक्वल अमाउंट का फोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो न्यूटन्स के जो ये लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति के नियम हैं, ये आपके 2-3 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में जो भी आपने पढ़ा उसमें से 2 क्वेश्चन आपके कम से कम बन सकते हैं शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर में। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि न्यूटन के गति के नियमों को उदाहरण सहित समझाइए, और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जड़त्व की परिभाषा एवं जड़त्व के प्रकार बताइए, यानी कि डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और पहला क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल। एक तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि dp/dt इक्वल्स ... ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ठीक है, तो ये दरअसल जो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए फिजिक्स फॉर पॉलिटेक्निक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।